नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हमारे साथ आज मौजूद है पॉलिटिकल एनालिसिस पवन त्यागी जी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि सर, एक तरफ जहां पे समीर खान का केस जो है वो रीओपन हो चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ आर्यन खान को एक के बाद एक समन जारी किया जा रहा है। एनसीबी की जो स्पेशल टीम है उनकी तरफ से पहली बार उन्होंने ये बहाना बना दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उसके बाद और उन्हें समन जारी किया गया, उसके बाद भी वो पेश नहीं हुए हैं। तो ऐसे में अब एनसीबी जो है वो कह रही है कि 2-3 दिन वो वेट करेगी और उसके बाद इस पर वो एक्शन लेगी। तो इसमें आपको क्या लगता है कि इस तरीके से उन्हें बेल पर छोड़ा गया है? उन्हें समन के लिए कहा गया था कि जब भी उन्हें समन जारी किया जाएगा उन्हें पेश होना है, लेकिन इसके बावजूद 2-3 समन जाने के बाद भी वो पेश नहीं हो रहे। तो क्या आर्यन खान इस पूरे मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, या फिर आर्यन खान को लगता है कि अब वो अगर आ गए हैं बेल पर तो फिर उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, या वो पूछताछ का एक पार्ट नहीं बनना चाहते? आपके हिसाब से अभी ये पूरा मामला चल क्या रहा है? देखिए, आर्यन खान जमानत पर हैं, उनका घमंड टूट चुका, क्योंकि जो उनके वकील की लैंग्वेज थी कि उसके फादर पे इतना पैसा है कि क्रूज खरीद सकते हैं, उनको एक अहंकार था कि हमारा बेटा तो घंटे भर में हम छुड़ा लेंगे, छूटा नहीं। अब मामला यह है कि मामला अब आगे भी जा चुका, क्योंकि रिश्वत का भी मामला एक सामने आ रहा है। आर्यन खान से ही जुड़े हुए उनके शाहरुख की मैनेजर पे एक आरोप है कि वो गवाहों को दबाव देने के लिए, बदलने के लिए रिश्वत दे रही थी। अब ऐसे में आर्यन खान बेशक 25 साल का हो गया है, लेकिन वो इस मामले में उतना पका हुआ खिलाड़ी नहीं है कि एनसीबी के सारे सवालों का जवाब दे सके। और इसीलिए आपको याद होगा, एनसीबी ने जब गिरफ्तार किया, आर्यन खान के पास से ड्रग नहीं मिली, ये एनसीबी ने भी कहा, उनके वकील ने भी कहा, लेकिन चैट से और बातचीत से उसने स्वीकार किया कि वो ड्रग पिछले 3 साल से लेता था। इसी आधार पर उसके ऊपर केस दर्ज है, जिसकी सजा लेने की सजा कम से कम 1 साल है। अब अगर इसी में दोबारा पूछताछ होती है तो वकील सलाह दे ही रहे होंगे कि आप जिन कंडीशन में छूटे हो, उस कंडीशन में एक कंडीशन यह है कि एनसीबी जब आपको बुलाएगी जांच के लिए तब आपको आना है। ट्रायल शुरू होगा तो आपको डे बाय डे आना है, अगर रोज बुलाएगी तो। और अगर इस कंडीशन को आप तोड़ते हो तो एनसीबी को अधिकार है कि वो हाई कोर्ट में अपील करेगी कि हम मुवक्किल को उसको बुला रहे हैं, वो आ नहीं रहा है, पूछताछ करनी है, लिहाजा उसने बेल की जो शर्तें हैं वो तोड़ दी हैं और बेल रद्द की जाए। इस कंडीशन में उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर से वो गिरफ्तारी में रहेगा, और इस बार अगर वो गिरफ्तार होता है तो अब वो जमानत की एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकता, क्योंकि उसको कोर्ट में एनसीबी बोलेगी कि इसको जमानत दी गई थी कंडीशनों के साथ, इसने नहीं मानी, अब दोबारा दे दी तो ये भाग ना जाए, क्योंकि एक बार एक कंडीशन तोड़ रहा है तो वो कल को विदेश भी भाग जाएगा, किसी रास्ते से वो कहीं भी कर सकता है, जो कि कंडीशनों में ये था कि ना आप मीडिया से बात करेंगे, ना किसी से आप मिलेंगे जो है बाकी एक्यूज हैं, और आप जो है एनसीबी दफ्तर में हर शुक्रवार को आएंगे। तो वो आया भी नहीं, बीमारी का बहाना बनाकर। मतलब हम कह रहे हैं बीमारी सही, लेकिन जब एनसीबी बुला रही है तो ऐसा नहीं होता कि आप जाएंगे ही नहीं। और निश्चित रूप से ये जो आर्यन खान है, अब ये एनसीबी के दफ्तर में उनकी जांच में शामिल ना होकर इसने अपनी मुसीबत बुला ली है, और एनसीबी इंतजार करेगी। वो ज़्यादा कोई पर्सनली होता नहीं है, एक दिया, दूसरा सम्मन दिया, तीसरे पे कोर्ट चली जाएगी, इसकी गिरफ्तारी होना निश्चित है। और गिरफ्तार हुआ तो कम से कम 1 साल के लिए ये अंदर रहेगा आर्यन खान, ये भी तय है, और इस बार इसको कोई छुड़ाने वाला नहीं है। यदि ड्रग का बेचना और मात्रा अधिक होना और इसमें कुछ और आगे जांच हो पाई, क्योंकि जो अभी बाकी बच रही है जांच होना, तो इस समय एसआईटी गठित है, और एसआईटी का मामला जब आ जाता है तो मैंने जैसे बताया वो ज़्यादा पावर्स उनके पास हैं, और इसके तार जुड़ेंगे तो वो लंबे समय के लिए भी जेल जा सकता है। ये आर्यन खान को भी पता है, बावजूद उसके वो यूं नहीं जा रहा कि दोनों तरफ, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई है। जाता है तो राज पता लगेंगे, नहीं जाता है तो वो सोच रहा होगा जितने दिन मामला पेंडिंग हो जाए उतने दिन तो घर के एसी का आराम ले ही लूं, ये बस केवल इतना है। और हो सकता है उसके जो वकील हों वो उसको भरमा रहे हों और ये कह रहे हों चिंता नहीं करिए, हम कोर्ट में अपील कर देंगे, सुप्रीम कोर्ट में कर देंगे, आपको बचा लेंगे, जिस तरह से पहले हुआ। लेकिन ये समझ लेना चाहिए आर्यन खान को कि कानून से ऊपर इस देश में कोई नहीं है, और अब पहले वाले हालात नहीं है कि कोई पैसे के बल पर कानून को खरीद सकता है या किसी अधिकारी को खरीद सकता है। तो इसका खामियाजा आर्यन खान को भुगतना पड़ेगा।
जैसे कि आप सभी को पता ही है कि इस वक्त वापस से समीर खान जो है नवाब मलिक के दामाद, उनके केस को रीओपन कर दिया गया है। और साथ ही जो एनसीबी है उनके द्वारा गठित गई जो नई टीम है एसआईटी की टीम, उन्होंने 2 लोगों को अब इसके लिए समन भी जारी कर दिया है और उनसे पूछताछ भी की जाएगी। जिसमें आपको बता दें कि एक नाम जो है सामने आ रहा है जिसे पूछताछ के लिए कल ही बुलाया जा रहा है, वो नाम है करण सजनानी जी का। वापस से सर समीर खान का जो केस है वो रीओपन कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं क्या आपको लगता है कि नवाब मलिक की बयानबाजी जो है उनके परिवार वालों के लिए एक परेशानी का कारण बनती जा रही है? जिस तरीके से उनकी बयानबाजी वो करते आए हैं, उसके बाद इस तरीके से समीर खान का जो केस है वापस से रीओपन होना, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस मामले में मेरा मानना यह है कि ये जो केस था समीर वानखेड़े के आने के बाद से उनका ट्रांसफर जो होना है मुंबई जोन में, उनका ट्रांसफर इसीलिए किया गया क्योंकि एनसीबी के अधिकारियों के ऊपर ये आरोप थे कि वो कहीं ना कहीं जो रेड होती हैं ड्रग पार्टियों की या ड्रग माफियाओं की, उसमें कोई ना कोई सेटिंग चल जाती है या दबाव होता है, मिनिस्टर का दबाव होता है। तो इसके कारण से ईमानदार अफसर की वहां जरूरत थी जो कि ना डरे, ना झुके, ना बिके। और इसलिए समीर वानखेड़े को ट्रांसफर करके एक आईआरएस हैं, उनको आईपीएस की जगह वहां नियुक्ति दी गई। तभी यह माना जा रहा था कि जो भी हाई प्रोफाइल केस हैं उनको समीर वानखेड़े दोबारा से उनकी जांच करेंगे ठीक से। अब यहां जो नवाब मलिक हैं उनका दबदबा है, मंत्री हैं, एनसीपी के प्रवक्ता हैं, और एनसीपी का प्रवक्ता होने के कारण शरद पवार, मतलब समझ लीजिए एक बहुत बड़ी पावर है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो निश्चित रूप से यह था कि दबाव आएगा और उसके कारण यह हुआ भी है कि नवाब मलिक ने जो बयान दिया है वो सोची समझी रणनीति है। वो केवल पूरे एनसीबी डिपार्टमेंट को वो बता रहे हैं कि फेक ये रेड करते हैं, इन्होंने जितने केस किए हैं वो उगाही के लिए किए हैं, यानी वो सबको खराब बता रहे हैं, सारे अधिकारियों को भ्रष्ट बता रहे हैं और अपने दामाद को बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं। तो ये बनता था कि जिस संस्था पर सवाल उठाया जा रहा है, जो हमारे देश की एक संवैधानिक संस्था है एनसीबी जो है, उसके ऊपर अगर सवाल उठ रहा है तो एक तरह से मैं कहूंगा इनडायरेक्टली ये अमित शाह जी पे सवाल उठ रहा है क्योंकि उन्हीं के अंडर में वो संस्था काम करती है। तो गृह मंत्रालय ने इस मामले की गंभीरता को समझा कि जब आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों में जांच करना जरूरी बनता है और इसलिए एसआईटी का गठन हुआ। उस एसआईटी में सीनियर मोस्ट अधिकारी जोड़े गए और यह भी ध्यान रखा गया कि ये अधिकारी जो पहले से अधिकारी वहां हैं, समीर वानखेड़े एंड उनका जो ग्रुप है पूरा, उससे अपर पोस्ट के व्यक्ति हों और ईमानदार हों और सीधी रिपोर्टिंग इनकी गृह मंत्रालय को है। एनसीबी के अधिकारियों को तो है ही है, लेकिन इसकी पूरी निगरानी दिल्ली से गृह मंत्रालय से हो रही है। तो निश्चित रूप से ये जो नवाब मलिक के दामाद ये समीर खान हैं, जमानत पर हैं और इन्होंने एक सीधा आरोप लगाया था कि मेरे पास से तो हर्बल सिगरेट मिली थी, मतलब हर्बल सिगरेट बता दिया गांजे को। तो अब इसमें जब आरोप लगे हैं तो ये जानना पड़ेगा कि क्या वाकई में जो मजरूला है उसको गांजा बता दिया गया या वाकई में गांजा था, इसको ये नवाब मलिक एंड फैमिली या जो समीर खान है वो उसको जान पूछ के हर्बल सिगरेट बता रहे हैं, सच कौन बोल रहा है। तो इसके लिए जो थर्ड एजेंसी है वो एसआईटी गठित की गई है और दोबारा पूछताछ होगी। और जैसा आपने नाम लिया ये करण सजनानी, ये आप देखिए ये जेल में बंद है और ये बंद था, ये इसी केस में इसका एक तरह से जो गांजे वाला केस था ये समीर खान वाला, इसमें ये पार्टनर है क्योंकि इसी के विदेशों से अमेरिका से मंगाने का सारा सबूत मिला था और उसी केस में ये बंद है। तो पूछताछ के लिए जो एनसीबी ने सम्मन किया है, पहले इससे पूछताछ होगी और उसके बाद अगला कदम समीर खान। तो मुसीबतें बढ़ने वाली हैं। जहां तक आपने कहा कि जिस तरह से नवाब मलिक ने सवाल उठाए हैं और एनसीबी के नेताओं पे या एनसीबी के अधिकारियों पे या जो हम देख रहे हैं समीर वानखेड़े पर, इस तरह का कोई एजेंसी काम करती नहीं है कि किसी अधिकारी पे कोई सवाल उठा रहा है, उसकी फैमिली पर सवाल उठा रहा है तो उसको परेशान करने के लिए सम्मन करो, दोबारा केस खोल दो। नहीं, वो केस पेंडिंग ही था क्योंकि जमानत माने निर्दोष साबित नहीं हुआ है। जमानत पे छूटा हुआ व्यक्ति ये समझ लीजिए कि उसको टाइम बिंग एक राहत मिली है जब तक कि ट्रायल चल रहा है। तो ट्रायल फेज था नवाब मलिक के दामाद का, लेकिन उनको लगने लगा कि निर्दोष छूट गए हैं, अब हम कुछ भी बोल सकते हैं। उस समय ऐसा जज ने गाइड नहीं किया था जैसा अभी आप देखेंगे आर्यन खान वाला केस जो है
उसमें जो लोग जमानत पे छूटे हैं 14 शर्तें हैं उसमें, और उसमें कंडीशन है ये। इसमें ऐसी कंडीशन नहीं थी, इसलिए ये कुछ भी अनाप शनाप बोल देंगे, एनसीबी को खराब बता देंगे, अधिकारियों को भ्रष्ट बता देंगे, कुछ भी कहने की आज़ादी है। लेकिन फैसला तो कोर्ट को करना है, और कोर्ट में ट्रायल के बाद ही रिपोर्ट सबमिट होती है। तो अभी ट्रायल बाकी था, वो ट्रायल कब चलता वो अब टाइमिंग को लेकर हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी तो वो ट्रायल पे समीर खान और ये जो करण सजनानी है इनको बुलाना ही था। तो बुलाया जा रहा है। निश्चित रूप से इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा। और जिस तरह से अभी तक जो एनसीबी के सूत्र कह रहे हैं कि यदि लगा रहे हैं, क्योंकि मामला कोर्ट में है, मैं भी इसी शब्द को इस्तेमाल करूंगा, यदि वो गांजा था जो लगभग 200 किलो समीर खान से बरामद हुआ और अमेरिका से मंगाया गया, तो 100% ये आजीवन 20 साल के लिए उसमें जेल की सजा है, मैक्सिमम 20 साल ये करण सजनानी और नवाब मलिक का दामाद दोनों जेल में रहने वाले हैं। तो जैसे कि आपने कहा कि इसमें 2 लोग हैं जिसमें करण सजनानी है, उन्हें समन किया गया है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि करण सजनानी ही मतलब मुख्य आरोपी के रूप में उस पूरे मामले में निकल कर आए थे? सारे जो गांजे की डील हुई थी उनके थ्रू हुई थी, उन्होंने ये कबूल भी किया था कि उन्होंने बाहर से वो चीज़ जो है ऑर्डर के जरिए मंगाए। तो ऐसे में करण सजनानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है, तो इससे क्या ये केस में एक बड़ा आप कह सकते हैं कि बदलाव या बड़ा एक जो है राज का खुलासा हो सकता है? क्या समीर खान और इस पूरे मुद्दे में फंसते हुए जाएंगे इस पूछताछ के बाद, या फिर गुत्थी और ज्यादा उलझती हुई जाएगी? देखिए, करण सजनानी वो व्यक्ति है जिससे एक खेप बरामद हुई, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि कोई धंधा करने वाला व्यक्ति एक ही बार मंगा रहा है। तो पूछताछ जो एनसीबी को करनी है वो ये कि इसके पहले आपने क्या क्या मंगाया, किस किस को दिया, और अगर ऐसा है कि वो ये कहे कि नहीं साहब मैं तो हर सिगरेट पीता था और वही मंगाई थी, तो एनसीबी वो इस समय पावरफुल एक संस्था बनाई गई है सिम्स नाम की, और वो सिम्स में अब एनआईए भी शामिल है और विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हैं। तो अब पहले ऐसा हो जाता था कि जो कह दिया, एनसीबी के पास कोई ज़्यादा पावर थी नहीं, अभी स्पेशली पावर मोदी सरकार आने के बाद एनसीबी को दी गई है। एनसीबी के जो हेड हैं वो उसको सिम्स को उसके हेड हैं, और उसके तहत अगर जैसे अमेरिका की जाँच होना इसमें बाकी है कि अमेरिका से मंगाया, अमेरिका जाकर भी कोई टीम जांच कर सकती है, एनसीबी अभी तक नहीं गई है, तो बाकी तार खंगाले जाएंगे और उस तार में यह भी देखा जाएगा कि नवाब मलिक का जो दामाद है वो इस धंधे में कब से है, कब से डीलिंग हो रही थी, किस किस को उन्होंने अब से पहले इस तरह की कोई गांजा या जो भी वो हर्ब सिगरेट बता रहे हैं वो किसको दी, उसकी एवज में पैसे जो आए वो कहाँ गए, ये सारी जानकारी उनको दोबारा से देनी पड़ेगी। तो जैसे कि आपने सुना कि त्यागी जी का भी ये मानना है कि अगर आर्यन खान नहीं पेश होते हैं, उनको जो समन जारी किया जा रहा है उसके बावजूद वो नहीं आते हैं, तो आने वाले वक्त में उनकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। और ऐसे भी एनसीबी ने 2-3 दिन का वक्त तो दे ही दिया है, यानी 2-3 दिन बाद अगर इस बीच आर्यन खान की पेशी नहीं होती है, वो सामने नहीं आते हैं, तो इसके बाद एनसीबी अपने तरफ से एक्शन लेने के लिए बाध्य रहेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि समीर खान का जो मामला है वो रीओपन हो चुका है, और ऐसे में कल जो है सजनानी को बुलाया गया है पूछताछ के लिए। अब ऐसे में इस पूछताछ में क्या कुछ निकल कर बाहर आता है और साथ ही साथ अब किसे समन जारी किया जाएगा, ये भी आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। इसी के साथ इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।